आपने सही कहा बिल्कुल। और सारे आंकड़े तो खैर मैं भी पुट अप नहीं कर पाया। साउथ की पॉपुलेशन देखा जाए तो केरला 3.5 करोड़, करीब 9 करोड़ के आसपास तमिलनाडु, और आंध्रा और तेलंगाना मिला लो तो लगभग साढ़े 9-10 करोड़, और साढ़े 6-7 करोड़ के करीब-करीब आपका कर्नाटक कहा जाता है। तो लगभग 28-30 करोड़ के आसपास है। सिर्फ यूपी की पॉपुलेशन ही 24-25 करोड़ है। आप सोचिए तो हालात कैसे हैं कि कल को जब इनके पास 130 सीटें हैं साउथ में, पॉलिटिकली देखा जाए तो वो 130 के बराबर तो उत्तर प्रदेश की सीटें ही हो जाएँगी वहाँ पर। तो एक उत्तर प्रदेश या बिहार को मिला लो, तो वही काफ़ी होंगे इंडिया में रूल करने के लिए। ये स्थिति बड़ी प्रिकेरियस है। और पॉपुलेशन के ऊपर जब मैंने बताया था जो एक शेयर डिस्ट्रीब्यूशन है 15th फाइनेंस कमीशन का, तो उसके अंदर ये बताया था मैंने 15% वेटेज जो है वो पॉपुलेशन की दी गई है उसके अंदर। इनकम डिस्टेंस को 45% दिया गया था उसमें। तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सीटों का जब डिलिमिटेशन होता है, लेकिन उसपे एक चीज़ और थी बड़ी इंटरेस्टिंग आई मेरे सामने जब मैंने उस पे रिसर्च कर रहा था कि एक प्रपोज़ल आया था कि लोकसभा में जब सीटें बढ़ जाएँगी इनकी सारी की सारी, तो प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बड़ा रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में साउथ को दिया जाए। ये मैं भी हैरान हुआ थोड़ा देख के। कहते हैं कि अगर जितनी यहाँ इनको बढ़ रही है, तो आप वहाँ पे नॉर्थ का वेटेज कम कर दीजिए और साउथ को बढ़ा दीजिए, ताकि उनको इस बात का भान रहे कि हमें कहीं तो सम्मान मिल रहा है। लेकिन असली जगह तो लोकसभा है अल्टीमेटली, राज्यसभा में तो उतना वेटेज मिलता नहीं है। पर ये एक प्रपोज़ल था, अब मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन हालात ऐसी हैं। हिमांशु जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, एक मिनट। जिस तरीके से साउथ के स्टेट्स का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी जो इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर ले लीजिए या सर्विस सेक्टर देख लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिस तरीके से ईवी व्हीकल्स बिकते हैं पूरे भारत में कैलेंडर ईयर 2023 में, जिसमें 15 लाख व्हीकल्स में से कुछ 8 लाख व्हीकल्स जो है वो टू व्हीलर्स होते हैं। उसकी जो तीन मेजर कंपनियां जिनके पास 62% मार्केट शेयर है, ओला, अथर एंड टीवीएस, वो तीनों की तीनों तमिलनाडु में। तो अगर आप बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इन सेंटर्स को निकाल लीजिए फ्रॉम द सर्विस सेक्टर जीडीपी, तो क्या बचता है आपके पास? उसी तरीके से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस का जिस तरीके से हब है, पोर्ट सेक्टर जिस तरीके से वहां पे फ्लरिश है पूरा का पूरा, क्योंकि एक पूरा का पूरा एक मैरीटाइम ट्रेडिशन साउथ के पास भी रहा है, जहां एक जमाने में घोड़े लाने के लिए भी उन पोर्ट्स का इस्तेमाल राजे रजवाड़ों के समय से किया जाता था। तो ये हिस्ट्री में इन सब चीजों का मतलब उल्लेख किया गया है कि कैसे ट्रेड फ्लरिशिंग स्टेट्स थे चोला के राज में या इनके जमाने में। तो इनका एक बेसिकली एक ट्रेडिशन भी रहा है। सबसे ज्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि साउथ के स्टेट्स जो है या साउथ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। वो बहुत ही मतलब फ्लैम्बॉयंट लिविंग स्टाइल नहीं है वहाँ का। वो ज्यादातर अगर अगर उनकी आप ट्रेडिशनल वैल्यूज वगैरह भी देख लेंगे तो उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिक कमोडिटी गोल्ड में है। चाहे उनकी जो शादियां होती है या उनके जो मंदिर होते हैं, तो दे हैव दैट इनहेरिटेंस काइंड ऑफ, जिसको बोले एक प्रॉपर्टी या रिचनेस या जो भी बोलिए, पर कैपिटा उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप एफडीआई के आंकड़ों पे नजर डालेंगे तो करीबन 60% एफडीआई तीन स्टेट्स में आया है, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में। और बाकी 40% जो आया है वो अदर स्टेट्स, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो जो अदर स्टेट्स में आया है उसमें भी कुछ 28% जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं साउथ के दो स्टेट्स में आया है, जिसके पास एक फ्लरिशिंग कोस्टल ट्रेड है, जिसके पास एक मैन्युफैक्चरिंग का बेस है और जिनके पास सर्विस सेक्टर का भी बेस है। तो इसके चलते, और जो आत्मजीत सिंह साहब ने कहा कि आने वाले दिनों में जो ये माइनॉरिटी में जा सकती है, जिस तरीके से इनकी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया गया है, तो ये आवाज उठी है कि ये एक तरीके से इनइक्वालिटी, और ये आवाज उठना क्यों शुरू हुई, यही भी समझना पड़ेगा। मुझे लग रहा था कि साउथ विल बी अ डिसिसिव फोर्स इन 2024 इलेक्शंस, बट राम मंदिर से पहले जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के विजुअल कृष्णापल्ली से आए, जहां पे उन्होंने सडनली एक रोड शो किया और जहां पे हमने देखा कि राम मंदिर के नारे भी लगे, जय श्री राम के नारे भी लगे, तो एक जो विष्णुपंथी संप्रदाय है द्रविडियनों में, उससे कहीं ना कहीं वो एक सेंटिमेंटल वैल्यू गेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब साथ ही साथ ये देख लीजिए ज्ञानवापी मस्जिद का जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं शिव कल्ट को जो फॉलो करने वाले द्रविडियन लोग हैं, उनका भी सेंटिमेंट वो कैप्चर करना चाहते। तो पॉलिटिकली साउथ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि माइनॉरिटी में चला जाएगा, इसलिए आवाज आ रही है। और सोशली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो ऐसा कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट करने जा रही है कि पॉलिटिकल एजेंडा साइड में रह जाए और सोशल एजेंडा पे, मतलब
विष्णुपंथी और शिवपंथी एक होकर इनकी जो विचारधारा है हिंदुइज्म की उसको जाके वोट करें। तो इसके चलते ये आवाज आनी बहुत ही मुनासिब है, और ये आवाज ऐसे ही नहीं आ रही है। ये कोई मतलब ट्रोल आर्मी अगर बोल दे कि ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी आपको देखना होगा। इनकी जिस तरीके से कमोडिटीज है, जो कमोडिटीज का वैल्यू एडिशन इन्होंने वहां पे किया है, आई थिंक जिस तरीके से पिकल की कंपनीज वहां पे है, जिस तरीके से रेडी टू ईट की कंपनीज वहां पे है, और जो ब्रांडिंग उन्होंने किया है, डोमेस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स का जो ब्रांडिंग किया है, उनकी खुद की एक कैप्टिव मार्केट है पूरी की पूरी साउथ इंडियन फूड्स की और साउथ इंडियन कंजम्पशन की। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये बात बिल्कुल आएगी। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में केरला के सीएम कुछ जंतर मंतर पे 8 तारीख को मेरे ख्याल से एक आई मीन प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं इन मुद्दों को लेके। तो ये क्लियरली साफ हो रहा है कि ठीक है, आपने पॉलिटिकली हमको मतलब कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, आप हमको पॉलिटिकली माइनॉरिटी ग्रुप में लेके जा रहे हैं, लेकिन देखिए हमारी ताकत ये है, हमारा इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है, और इसमें आपको मुझे लगता है कि हमको सुनना पड़ेगा। ये जो आवाजें उठ रही है साउथ इंडिया से, ये बता रही है कि इकोनॉमिकली अगर आप हमको हम इसमें से निकाल देंगे इस पूरी पाई में से, तो देखिए आपके पास क्या बचता है, और हमारा जो पैसा हम जनरेट करते हैं उसके ऊपर आप पूरी की पूरी ये 5 साल जो 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात है या जो भी है, उसको आप इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि आपके पास वो कॉन्फिडेंस है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये डिबेट और तूर पकड़ेगा इकोनॉमिक इम्बैलेंस का, क्योंकि पॉलिटिकल इम्बैलेंस आपने करने की कोशिश की है। तो इसके चलते मुझे लगता है बहुत सारी चीजें और भी बाहर आएगी, बहुत सारे लीडर्स और भी बाहर आएगी, जिस तरीके से फोरम बना है। क्योंकि थोड़े दिनों पहले यहाँ पे गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल में हरीश मेहता आए थे, जो कि नास्कॉम के फाउंडर है, जिन्होंने बुक लिखी है मैरवेडियस। उसमें नास्कॉम की जो भूमिका है उसके बारे में जो बात उन्होंने की, और नास्कॉम ने किस तरीके से पूरी आईटी इंडस्ट्री को सेल किया। आज आईटी इंडस्ट्री भारत की जो वो करीबन 20 लाख महिलाओं को नौकरी दे रही है, किस लेवल पे पहुंचा है आईटी इंडस्ट्री को, उसमें आप देख लीजिए साउथ इंडिया की जो कंपनीज है, आईटी सेक्टर की जो कंपनी है, उसका कितना बड़ा योगदान। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में साउथ और नॉर्थ का जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस का डिबेट है ये बहुत और तूर पकड़ेगा, और इसमें और ज्यादा मतलब मुझे लगता है बातें कुछ ना कुछ सामने आएगी, माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक। और तब जाके मुझे लगता है जैसे किसानों का आंदोलन हुआ था उसको लेके जिस तरीके से बात आई थी, तो मुझे लगता है सीट बढ़ाने की बातें शायद टेबल पे आ सकती है इसके चलते, या फिर ये कैसे इसको मतलब डिलिमिटेशन को रिस्ट्रक्चर करने की बात होगी, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि these are the facts and the figures which probably you जब आप पॉलिटिकली जाते हो तो आप सोचते नहीं हो, लेकिन जब ऐसा एक पूरा ग्रुप सामने आके खड़ा रहता है और बोलता है कि देखिए ये हमारी ताकत है, तो आपको मुझे लगता है उनको सुनना ही पड़ेगा। एक पॉइंट आपसे और पूछना चाहूंगा। नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं, बिहार है, यूपी है, इनकी जो पर कैपिटा इनकम है, इसमें ऑलमोस्ट आधा हिस्सा तो लोकल रेमिटेंस का है। मैं आपको पहले बता दूं, आधा हिस्सा ऑलमोस्ट Precisely, जो precisely. मजदूर बाहर दूसरे स्टेट में काम करते हैं, ये कहते हैं हमारा भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, हमारी लेबर बाहर जाती है, आप हमारी लेबर के बिना केरल में नारियल नहीं तोड़ सकते हो, आप अपनी फैक्ट्रियां नहीं चला सकते, तमिलनाडु की फैक्ट्रियां हमारे बिना नहीं चलती, वहाँ पे इकोसिस्टम हमारी वजह से चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हम भी एक जो हिंदुस्तानी अमेरिका में जाके कर रहे हैं। एक फिगर बताऊँ आपको, आप हैरान हो जाएँगे कि अमेरिका में फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज कौन-सी है सर? हिंदी, तेलुगु, तेलुगु। तेलुगु। द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन अमेरिका इज़ तेलुगु सर, क्योंकि इंडिया के जितने लोग अमेरिका जाते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 40% तेलुगु स्पीकर हैं सर। ये तेलुगु दिक्कत है। स्पीकिंग लोग हैं। तो हाँ, तो ये हो गए, गुजरात के हो गए, पंजाब के लोग, ये बाहर जाते हैं और यूपी, बिहार के लोग माइग्रेट होके साउथ इंडिया में जाते हैं। तो ये कहते हैं हमारा भी वेटेज बहुत है उसके अंदर, हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारे बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हमारी लेबर को भी काउंट कीजिए उसके अंदर। एक छोटी टिप्पणी इस पे चाहूँगा मैं। नहीं, बिल्कुल देखिए ये जो डिबेट शुरू हुआ है इसके चलते ये चीजें आएगी कि आपके खेत खलिहान वगैरह हमारे अलावा चल नहीं सकते, लेकिन मैं उस डिबेट से भी आगे जाके देखना चाहता हूँ। आप देखिए साउथ की हर एक पार्लियामेंट में जिस तरीके के फिगर्स बैठे, जिस तरीके के लोग बैठे, हमारा राजा बैटरी के सीईओ बैठे हैं, या एक जमाने में नंदन नीलेकनी लड़ना चाहते थे। तो ये पॉलिटिकल ब्रास आज हिंदुस्तान में, अगर हम बात करें नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, तो क्या आपके पास ऐसा ब्रास है जो मतलब इतना एजुकेटेड है, जिन्होंने एक एंटरप्राइज खड़ा किया है, जो सोशल मुद्दों को समझते हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा एक सोशल चेंज लाए, सोशियो इकोनॉमिक चेंज लाए।
तो उनको भी ये पता है, जब ये मुद्दा ये छेड़ रहे हैं तो उनको पता है कि किस तरीके का उनका डिपेंडेंस है उस इलाके के लिए। देखिए ये लड़ाई जो है ना, इसको कोई भी मतलब नाम देना चाहेगा साउथ वर्सेस नॉर्थ वगैरह, लेकिन ये साउथ इंडिया क्यों बोल रहा है? साउथ इंडिया ये बोल रहा है कि मैं कमाऊ बेटा हूं, तो मेरा घर में एक रूम होना चाहिए, मेरा घर में आधा रूम भी नहीं होना चाहिए और मैं बाहर भी नहीं सोऊंगा। तो ये बोलते हैं 4 बेटे हैं, मैं कमाऊ बेटा हूं, चारों बेटों को एक एक रूम मिलना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि नहीं, घर में मतलब 2 ही रूम है, बाकी की जगह पे अब बेटा कहीं बाहर सो जाएगा, ड्राइंग रूम में सो जाएगा, वो बेटा रूम मांग रहा है। ये लड़ाई मुझे नहीं लगता है नॉर्थ वर्सेस साउथ की है। साउथ कह रहा है कि आपने पूरा का पूरा फाइनेंशियल, और ये आजकल की बात नहीं है, ये कई सालों से, जब से जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में आया है तब से सभी स्टेट्स बोल रहे हैं कि आपने पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल जो अथॉरिटी है वो तो आपने अपने कब्जे में ले लिया, हमको आप अपना शेयर भी टाइम पे नहीं देते। तो अब देखिए हमारा ये कंट्रीब्यूशन, और जब हमारा ये कंट्रीब्यूशन है तो हमको एटलीस्ट एक कमरा मिलना चाहिए, हम ड्राइंग रूम में नहीं। बात इतनी ही है और कोई बात नहीं है, अगर इसको सीधे तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो, कि हम कमाते हैं, हम अच्छा खासा कमाते हैं और हमको एक रूम मिलना चाहिए, जी, बात बराबर। रीजनेबल